नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं राहुल शर्मा और हमारे बीच में के त्यागी साहब हैं जो कि अधिवक्ता हैं और साथ में आर्म फोर्स के अंदर सीनियर पैनल के से जुड़े हुए हैं, वकील हैं। दर्शकों, आज से हम एक कार्यक्रम का शुभारंभ करने चाह रहे हैं, भारत टीवी की नई पेशकश। लेकिन आज जो समाज से जुड़ा हुआ एक प्रश्न निकल करके आया है, किराएदारी और मालिक के बीच में जो ये कम्युनिकेशन गैप आया, उस पर ये के त्यागी जी हमारे बीच में है। इनसे पूछते हैं कि क्या रोशनी डालना चाहेंगे सर। देखिए, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग बहुत पुराने समय से किराए पर प्रॉपर्टी लेकर अपना व्यापार करता चलाता है जी। और वैसे भी दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ देश के क्या विदेश से भी लोग आकर आते हैं जी। और उनको रहने के लिए घर चाहिए जी। व्यापार करना है तो उनको एक व्यापारिक प्रतिष्ठान चाहिए और कोई ऑफिस चलाना है तो ऑफिस चाहिए। बिल्कुल। तो सब लोग तो प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते जी। उनको किराए पर लेना पड़ता है और किराए पर प्रॉपर्टी लेने के बाद कई समस्याएं यहाँ आने लगी और समस्या दोनों के लिए है, मकान मालिक के लिए भी है, किराएदार के लिए भी है। जी। मकान मालिक के लिए दिक्कत आती है कि वो कहता है जी मुझे मकान खाली कराना है, किराएदार खाली नहीं कर रहा है जी। और किराएदार कहता है जी मेरा अभी व्यापार जम गया है और मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो मेरा व्यापार बर्बाद हो नुकसान हो रहा है। तो ये क्या है कि इसमें दोनों की अनभिज्ञता है जी। कोई भी आदमी अगर किराए पर प्रॉपर्टी लेता है तो कानून के मुताबिक अगर 11 महीने तक के लिए लेता है जी एग्रीमेंट, तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी। उसमें वो म्यूचुअल अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं जी। लेकिन अगर 11 महीने से ज़्यादा का ले रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, उसकी लीज होनी चाहिए जी। और लीज के लिए उनको एक प्रॉपर स्टाम्प फी पे करके रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड कराएं, उसकी टर्म्स कंडीशन क्लियर हों। और आजकल ना मैं आपको एक बात जोड़ता हूँ इसमें, जी, आर्बिट्रेशन और मीडिएशन जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन का एक बहुत बड़ा जरिया बना है जी। तो वो अगले एग्रीमेंट में अगर आर्बिट्रेशन का या मीडिएशन का अगर क्लाउज डाल देंगे जी तो शायद उनको कोर्ट के भी इतने धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। दोनों पार्टी एक तय कर ले कि हमारा अगर कोई विवाद होता है तो ये एक आर्बिट्रेटर होगा और हमारे इस विवाद का ये सुलझाएगा। त्यागी जी, वही बात करें एग्रीमेंट की, एक एग्रीमेंट होता है जो कोर्ट के बाहर बनता है, एक एग्रीमेंट जो होता है वो अंदर बनता है। इन दोनों एग्रीमेंटों में अंतर दोनों में बहुत अंतर है जी। मैंने अभी क्या कहा कि अगर 11 महीने तक का है तो 11 महीने तक के लिए उसको रजिस्ट्रेशन ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपस में ही करने। जैसे आपने कहा बाहर का क्या होता है, वो नोटरी से करा लेते हैं लोग, लेकिन अंदर का मतलब है रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड जिसकी प्रॉपर स्टाम्प फीस पे करनी पड़ती है, इसलिए उसको अंदर का बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें दोनों की सेफ्टी होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कानून का ज्ञान नहीं होने की वजह से, बिल्कुल ठीक बात, या कई बार आदमी सोचता है कि भी पैसे मेरे लगेंगे, स्टाम्प फीस देनी पड़ेगी, तो इस वजह से वो बाहर से नोटरी पब्लिक से करा लेते हैं। जब विवाद होता है तो समस्या आती है। त्यागी साहब, वही बात आती है फीस की। जो बाहर की फीस है वो तो 100-200 रुपए के अंदर एग्रीमेंट बन जाता है और हो गया। अंदर के अंदर क्या फीस लगती है? ऐसा ना, उसके लिए 3% जी जो एनुअल रेंट है जी उसका 3% उनको देना पड़ता है जी। और आजकल तो ई स्टाम्प है जी, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, उससे सरकार को रेवेन्यू जा रहा है लेकिन दोनों की सेफ्टी भी हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और इससे क्या है कि उसको बाद में जो दिक्कत आती है कोर्ट में, कचहरी में, और जो उसका नुकसान होता है उससे बच जाता है। कहीं ना कहीं जब से ये, मैं ये कहूँगा कि विश्वास दोनों ने खोया है, एक मकान मालिक ने भी, दूसरे ने किराएदार ने भी, जिसकी वजह से आज देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी खाली हो रही है, दुकानें खाली हो रही है, मकान मालिक देने से डर रहा है और किराएदार लेने से डर रहा है। पहले क्या था, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में बोनाफाइड रिक्वायरमेंट पर, यानी कि अपनी ज़रूरत के लिए खाली नहीं करा सकते थे। बोनाफाइड होता है कि अब मुझे ज़रूरत है जी, जब मैंने दिया था मुझे ज़रूरत नहीं थी। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि अगर उसको खुद को ज़रूरत है तो उसको वो खाली करा सकता है।
आज देखने में आ रहा है प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए किराएदार मनमर्जी से रेट मांगता है कि तब खाली करूंगा जब मेरे को इतना पैसा दोगे। नहीं, वो दिक्कत इसीलिए है कि दोनों का एग्रीमेंट प्रॉपर नहीं है जी। अगर दोनों का एग्रीमेंट प्रॉपर हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। क्योंकि उनकी टर्म्स कंडीशन क्लियर नहीं है। अगर वो दोनों बैठ के टर्म्स कंडीशन क्लियर कर लेंगे जी, तो पहले सेटल हो गया ना कि भी कब खाली करना है, और खाली करना है तो उसकी शर्तें क्या होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली के जैसे शहर के अंदर सबसे ज़्यादा केस मेरे ख्याल से आपके पास इसी टाइप के आते होंगे। नहीं, वो इसीलिए आते हैं, और वो जब से सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल प्रॉपर्टी को खाली करने का बोनाफाइड रिक्वायरमेंट पे जजमेंट दिया है तब से ज़्यादा आए हैं, क्योंकि उससे कोई 30 साल 40 साल 50 साल से अपना बैठा हुआ है, अपना व्यापार कर रहा है। लेकिन आज जो मकान मालिक है उसके परिवार के मेंबर बड़े हो गए, परिवार बढ़ गया उसके परिवार के लोग भी व्यापार करना चाहते हैं तो उनको कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। तो वो खाली करने के लिए कोर्ट में जाते हैं। पहले क्या था, केवल रेजिडेंशियल के लिए ही कानून था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है कि जिसने प्रॉपर्टी कमर्शियल के लिए दी थी, अगर उसको परिवार बढ़ा, उसको जरूरत पड़ी तो उसको भी तो ये अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, जिसने 20 साल 30 साल में अपना व्यापार वहाँ पर सेटल किया है उसका तो व्यापार नुकसान होता है। इसीलिए जब कोई किराए पर लेता है तो उसको कितने साल के लिए चाहिए और इतने साल में हर साल कितना किराया बढ़ेगा, और अगर खाली करने की ज़रूरत पड़ी तो उसकी कंडीशन क्या होगी, कितने दिन का उसको नोटिस देना पड़ेगा, खाली करना है तो उसको कितना हर्जाना भरना पड़ेगा, ये सब उनको तय कर लेना चाहिए। वहीं के त्यागी जी, आज देखने में आ रहा है कि अगर किराए की हम बात करें तो किराया मकान मालिक बिल्कुल मतलब किराए पे कोई रोकथाम नहीं है, पैमाना बढ़ता ही चला जा रहा है। नहीं, वो तो ऐसा कोई कानून है नहीं। वो जहाँ दो पार्टी हैं उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, उनके बेसिस पे होता है। लोग क्या है ना, लोग उसको फॉलो नहीं करते। अगर वो पहले ही टर्म्स कंडीशन तय करें, एग्रीमेंट बनाएं तो पैमाना तय हो गया अपने आप ही। कानून पैमाना तय नहीं करता है, दो पार्टी तय करती है कि मेरा किराया कितना होगा, और अगर दोनों पार्टी का कोई अग्रीड रेंट है तो दोनों ने तय, मतलब लेने वाले ने भी सहमत की। क्योंकि आज अगर हम किराए की अगर हम बात करें तो 2-3 लाख रुपए किराया हो रहा है, 50-50 हज़ार रुपए किराया पहुंच रहा है। मतलब क्या भाई देखो, प्रॉपर्टी के रेट ज़्यादा हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो लोग किराए भी उसी हिसाब से मांगते हैं। ये तो जो लेने वाला है उसको देखना है कि उसको वो सूट करता है नहीं करता, तो किराया एक पार्टी तय थोड़ी करेगी, दोनों पार्टी। अब कोरोना काल के अंदर जैसे कि सरकार ने भी निवेदन करा था कि 1-2 महीने का वेतन छोड़ दो, लेकिन मकान मालिकों ने नहीं छोड़ा। किसी ने छोड़ा, किसी ने नहीं भी छोड़ा। सरकार ने तो अपील की थी ना, अब लोगों की इच्छा के ऊपर है। मान लिया अगर हम इसके एक पहलू तो ये है कि किराएदार को बेचारे को फाइनेंशियल दिक्कत आई, बिल्कुल, लेकिन दूसरा पहलू भी है, बहुत सारे लोग दिल्ली जैसे शहर में ऐसे हैं वो किराए पर ही डिपेंड है। अब मान लिया वो किराया सबका छोड़ देगा तो वो क्या खाएगा। बिल्कुल, दोनों तरफ है। जी। तो सरकार ने निवेदन किया भी जो लोग छोड़ सकते हैं वो छोड़ दें। तो जिनकी कैपेसिटी है, उनके पास दूसरे साधन हैं, वो दूसरे की मदद करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी इस स्थिति में है ही नहीं मदद करने की तो वो कैसे छोड़ देगा, उसकी रोजी रोटी कहाँ जाएगी। ऐसे में किराएदारों से और मकान मालिकों से क्या निवेदन करेंगे, किस तरीके से अपने विश्वास को कायम रखें। ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये मसला विश्वास का नहीं है, ये कानून का है, और दोनों के कंसेप्ट क्लियर रहने का है। दोनों की कंसेप्ट क्लियर हो, मुझे मकान देना है, कितने साल के लिए देना है, मुझे ज़रूरत कब तक नहीं है इसकी, या मुझे किराएदारी के लिए ही मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, तो ये सोच कर दे उसको वो कि भी मैं इतने साल के लिए दे रहा हूँ और इतने साल के बाद में मुझे ये किराया बढ़ाना है या खाली कराना। हाँ जी। तो अगर वो ये बात मान रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। दूसरी बात, लेने वाले को भी देखना है, अगर वो बिजनेस के लिए ले रहा है तो ये तय करे कि मुझे इतने साल में बिजनेस सेट करना है, इतने दिन बाद मुझे जो है मेरा रन करेगा, तो तब तक मैं खाली नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे पहले ही तय करना है कि जी मैं इतने साल तक प्रॉपर्टी आपके ले रहा हूँ, आप किराया आज तय कर लो और हर साल कितना बढ़ाना वो मुझे बता दो। जी। अगर दोनों क्लियर कर लेंगे। किराया बढ़ाने वाले बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठाया
ये किराया क्या हर साल में बढ़ता है, हर 3 साल में बढ़ता है? 3 साल में 10% का लो है, लो जो कहता है। हाँ 10% जी आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स, हाँ। ये कानून में लिखा हुआ है कि 3 साल के बाद में आप किराया बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखने में आ रहा है मकान मालिक हर साल बढ़ाने में लग जाता है। नहीं नहीं, वो गलत है। अगर उनका कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वो हर साल नहीं बढ़ा सकते, नहीं वो 3 साल में बढ़ा सकते हैं। वो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट क्लियर है उस मामले में। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो ये थे हमारे। लेकिन इसमें एक और बात कहूँगा, जी दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत जी। है। आज के वो बहुत पुराना एक्ट है, तो अगर उसमें आज के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से जी। जो दिक्कतें आ रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए जी लोगों के सुझाव लेकर जी। सरकार को उस कानून में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये थे हमारे बीच में अधिवक्ता के त्यागी जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से किराएदार और मकान मालिकों में जो विवाद होता है उनकी पिक्चर क्लियर कर दी है। दर्शकों, मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी जरूर डालें। के त्यागी जी का जो अधिवक्ता है, इनका नंबर भी फ्लैश हो रहा है। आपको अगर कोई सवाल पूछना है, जानकारी लेनी है तो उनसे पूछ सकते हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।